इल्तुतमिश के बारे में हमने बात कर ली। अब इल्तुतमिश के जो संतानें हुई उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इल्तुतमिश इसके बाद में इसके वंश का जो राज रहा, इल्तुतमिश का वंश शमसी वंश कहलाया। तो वो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इसके लड़के वगैरह और वगैरह। तो इल्तुतमिश इल्तुतमिश की जो प्रमुख संतानें जो अपने काम की है वो बात करते हैं। तो एक बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जिसके बारे में हमने पढ़ा, बंगाल इसी ने जीत कर दिया। इल्तुतमिश इसको बहुत प्रेम करता था, इसका बहुत बड़ा मकबरा भी बनाया। एक इल्तुतमिश के बेटी थी रजिया, ये इल्तुतमिश की संतान है रजिया। एक था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, एक संतान थी ये। एक संतान थी इसकी बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। और एक संतान थी नासरुद्दीन महमूद। यही नाम अपने सबसे छोटे बेटे का रखा था इसने, नासिरुद्दीन महमूद। तो ये इसके संतानें हो गई इल्तुतमिश की। तो नासरुद्दीन महमूद नाम की दो संतानें हो गई इसके। अब बात करते हैं कि इनमें से जो शासक बना है, शासक कौन कौन बना है। तो देखो, इल्तुतमिश के बाद में शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज, इसका इतिहास पढ़ेंगे। रुकनुद्दीन के बाद में शासक बनी रजिया, रजिया का इतिहास पढ़ेंगे। रजिया के बाद में शासक बना बहराम शाह, इसका इतिहास पढ़ेंगे। और फिर रुकनुद्दीन जो था, रुकनुद्दीन का जो लड़का था इसका, रुकनुद्दीन का पुत्र, ये 4 नंबर पे शासक बनता है। रुकनुद्दीन का पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना 4 नंबर। और फिर नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा 5 नंबर। यह है इल्तुतमिश का खानदान, शमसी वंश। तो शमसी वंश में आपको ये इल्तुतमिश के अलावा इन 5 शासकों के बारे में और पढ़ना होगा। 4 इसके लड़के हैं, एक लड़की है, सॉरी 3 लड़के, एक लड़की गद्दी पर बैठी है इसकी, और एक इसका पोता गद्दी पर बैठा है। तो ये अपन को थोड़ा सा देखना है। तो इल्तुतमिश के अगर बात करें तो सबसे बड़ा बेटा नासरुद्दीन महमूद, फिर रजिया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर बहराम शाह, और फिर नासरुद्दीन महमूद। ये 5 संतानें हो गई। पुत्र है अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, फिर रजिया बेटी, फिर बहराम शाह बेटा, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा, और फिर नासरुद्दीन महमूद। ये मैंने नंबर लगा दिए ताकि आपको ध्यान रहे। देखो, इल्तुतमिश का सबसे प्रिय बेटा ये था, यही गद्दी पर बैठता, लेकिन ये मर गया। इल्तुतमिश ने इसका मकबरा भी बनाया, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला मकबरा है, सुल्तानगढ़ी में। फिर इल्तुतमिश रजिया को बहुत प्रेम करता था, अपनी बेटी को, ठीक है। और एक बार की बात है, इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान में गया था। तब इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने दिल्ली का भार इस रजिया को सौंपा था, अपनी बेटी को, ग्वालियर अभियान के दौरान। ग्वालियर अभियान के समय जब इल्तुतमिश गया था, ने दिल्ली का भार सौंपा, रजिया को सौंपा था दिल्ली का भार। और जब इल्तुतमिश जीत गया, ग्वालियर अभियान में सफल हुआ, तो वो रजिया के प्रशासन चलाने की कला से बड़ा खुश हुआ, और उसने रजिया को
अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ग्वालियर अभियान से आने के बाद में रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और रजिया के नाम के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के चलाए, रजिया के नाम के सिक्के चलाए। सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को टंका कहते थे। टंका मतलब सिक्के, चांदी के सिक्के। इल्तुतमिश ने चलाए थे ना जो शुद्ध अरबी सिक्के थे, तो रजिया के नाम के भी सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, घोषित भी करके गया और रजिया के सिक्के भी चलाए। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी प्राप्त कर ली थी इसकी मां के साथ षड्यंत्र रच के। तो इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज की। तो इसको देखो, रुकनुद्दीन फिरोज को। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया। इसकी मां जो थी शाह तुर्कान, वो इसकी सुरक्षिका बनी। उसने चालबाजियां की और ये गद्दी पर बैठ गया। इसकी सुरक्षिका बनी इसकी मां, जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसकी मां शाह तुर्कान गद्दी पर बैठ गई। ये 7 माह ही राज कर पाया, 7 माह तक शासन, 7 माह तक ही शासक रहा ये। फिर रजिया ने गद्दी प्राप्त कर ली। रजिया, रजिया गद्दी पर बैठ गई। अब मैंने बताया ना आपको, नंबर लगा दिए कि रुकनुद्दीन, फिर रजिया बैठ गई। रजिया ने क्या किया था, स्टोरी देखो। रजिया ये पहली महिला सुल्तान है, रजिया सुल्तान। देखो क्या हुआ था, शुक्रवार की बात है। यह लाल वस्त्र पहनकर जब नमाज, मुसलमानों में क्या होता है, शुक्रवार को मस्जिद में नमाज होती है, एक साथ नमाज होती है, तो बहुत सारे मुसलमान इकट्ठा हो रखे थे। लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता है, तो ये लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार को सामने आ गई सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के सामने, और दिल्ली के जनता के सामने आकर न्याय मांगा कि देखो इल्तुतमिश ने मुझे बनाया था उत्तराधिकारी, और आज देखो क्या हो रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा है। तो दिल्ली की जनता ने हस्तक्षेप किया और रजिया को शासक बनाया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली की जनता ने हस्तक्षेप लिया सुल्तान बनाने के अंदर। तो रजिया, तो यह रजिया ने क्या किया था, यह घटना क्या हुई थी, कैसे रजिया को राज मिला। शुक्रवार की जो नमाज हो रही थी, जब लोग इकट्ठे हुए शुक्रवार की नमाज को, नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र जो न्याय के प्रतीक हैं, पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। दिल्ली की जनता आ गई फॉर्म में, और फॉर्म में आकर इसको क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। दिल्ली की जनता ने सुल्तान घोषित किया। दिल्ली की जनता ने रजिया को सुल्तान बना दिया। यह पहली बार हुआ था कि कोई उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया था। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार
के विषय में निर्णय लिया। दिल्ली की जनता ने रजिया को गद्दी पर बिठाया था। तो इस प्रकार रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई, दिल्ली की जनता की सपोर्ट से। और फिर इस रजिया ने गद्दी पर बैठकर इस भाई को मरवा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी, फिरोज की हत्या करवाई। इस प्रकार से रजिया गद्दी पर बैठ गई अपने भाई को मरवा के। ये 7 माह तक ही राजा रहा है। रजिया को दिल्ली की जनता ने गद्दी पर बिठा दिया था। तो रजिया दिल्ली में पहली व अंतिम महिला शासक हुई है। तो दिल्ली की पहली व अंतिम महिला शासक। भाई रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी है, इसके बाद में न तो कोई पहले बैठी थी कोई और न ही बाद में बैठी। तो पहली भी यही है, अंतिम महिला भी यही है, रजिया। रजिया क्या करती थी, जब आती थी दरबार के अंदर तो एक लंबा सा कोट पहनकर आती थी और टोपी भी पहनती थी, जैसे कोई सुल्तान पहनता है वैसे। तो एक लंबा सा कोट टाइप का पहन के और टोपी पहन के आती थी। टोपी मतलब आप कह सकते हो जैसे सर के ऊपर कुछ जो पगड़ी टाइप का कुछ पहनती थी, वैसे उसे कुल्हा कहा जाता है। और कोट होता है उसे कुब्बा कहा जाता है। तो कुब्बा और कुल्हा धारण करती थी ये। तो ये कुब्बा, कुब्बा कुब्बा तो कहते हैं कोट को। वह कुल्ला कहते हैं टोपी को धारण करती थी। पूरा पुरुषों टाइप का लुक लेकर आती थी ये। रजिया की उपाधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट। रजिया को उपाधि थी उम्दत उल निस्वा। कौन सी उपाधि थी? उम्दत उल निस्वा की उपाधि थी। उम्दत उल निस्वा। मोस्ट क्वेश्चन है। रजिया की उपाधि है उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी इसने। तो रजिया गद्दी पर बैठ गई। रजिया के बारे में उस समय का एक जो सिराज है, मैंने बताया था इल्तुतमिश के भी दरबार में रहता था, मिनहाज उस सिराज, उसने लिखा है कि रजिया में वैसे तो सभी गुण थे जिनकी प्रशंसा की जा सकती है। वो सभी गुण इसके अंदर विद्वान थे जो एक सुल्तान के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वो महिला होने के कारण वो गुण उसके किस काम के, यानी वो गुण उसके किसी भी काम के नहीं थे, क्योंकि वो महिला थी। तो इस्लाम में महिलाओं को आपको ही पता है कि किस प्रकार का स्थितियां रहती हैं। जो इसको शासन बना देने के बाद में जो कट्टर इस्लामिक लोग थे वो छोड़ने वाले थोड़ी थे रजिया को। तो मिनहाजुल सिराज की बात बिल्कुल सही बैठती है कि सुल्तान बनने के सभी प्रशंसनीय गुण उसमें थे, लेकिन उसमें महिला होने के कारण थोड़ी रूढ़िवादिता रहती है महिलाओं के प्रति। तो सिराज ने ये बात कही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है ये, कई बार आया भी है, वैसे सिराज में लिखाता भी हूं, यहां पे भी रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नोट, ठीक है। सिराज, उसका मिनहाज, सिराज का दो, या मिनहाज उस सिराज, इसका पूरा नाम है मिनहाज सिराज भी लिखा जाता है, उस सिराज भी लिखा जाता है। तो इस सिराज ने लिखा है, क्या लिखा है? कि सुल्तान बनने के सभी प्रशंसनीय गुण उसमें थे। प्रशंसनीय गुण उसमें थे, लेकिन वह उसके किस काम के, लेकिन वह उसके
किस काम के। कहने का मतलब है यहाँ वो कहना चाहता है कि जैसे ऐसे भी लिखा जाता है कि वो महिला होने के कारण वो गुण किस काम के, वो किसी काम के नहीं थे, ऐसे ले लो। चाहिए इस लाइन को कैसे भी आज एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन महिला होने के कारण वह गुण उसके किसी काम के नहीं थे, वह गुण उसके काम के नहीं थे। तो रजिया के बारे में ये सिराज ने कहा है। अब देखो रजिया गद्दी पर बैठ गई है। अब थोड़ा सा रजिया के बारे में मैं ऐसा तथ्य बता रहा हूं जो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो रजिया के समय कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात करता हूं मैं। प्रमुख व्यक्ति जो रजिया के समय थे। तो अगर अपन प्रमुख व्यक्तियों की बात करें कि भाई रजिया के समय कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बिखरा हुआ है रजिया का इतिहास। तो मैंने इसको एक अलग तरीके से समेटा है, तो वो समझने का प्रयास करना आप। देखो, एक है एतगिन। एक आदमी का क्या नाम है? एतगिन। एक का नाम है अल्तूनिया। अल्तूनिया। ये बहुत बिखरा हुआ इतिहास है रजिया का, तो मैंने इसको समेटा है, तो आप थोड़ा सा समझना। एक है जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत, वैसे याकूत नाम से जानते हैं इसको, जलालुद्दीन याकूत। और एक है कबीर अयाज खां। कबीर अयाज खां, अयाज खां के नाम से ही जानते हैं शॉर्ट नेम में, अयाज खां या कबीर अयाज खां। और एक था बलबन। बलबन जो बाद में बलबन ने अलग अपना बलबनी वंश बनाया, इस इतुलतमिश के वंश को खत्म करके इतुलतमिश के गुलामों में था। तो रजिया के समय भी था बलबन। ये पांच आदमी आपको रजिया के समय पता होने चाहिए। एतगिन, अल्तुतूनिया, जलालुद्दीन याकूत, कबीर अयाज खां और बलबन। तो पांच इन व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये कौन कौन थे, क्या इनका इतिहास है, वो मैं आपको समझाता हूं। एतगिन। एतकिन जो था, एतकिन को रजिया ने पद दे रखा था अमीर ए हाजिब का। तो ये तो कौन से पद पर था? अमीर ए हाजिब पद पर था। अमीर ए हाजिब। चलो, एतगिन इस पद पर था। अल्तुतूनिया, ये जो अल्तुतूनिया दिख रहा है, अल्तुतूनिया भटिंडा का सूबेदार था। भटिंडा का सूबेदार। भटिंडा का सूबेदार कह दो, सूबेदार को ही उस समय इक्तेदार कहा जाता था। तो इक्तेदार कह दो, गवर्नर कह दो, यानी भटिंडा को लीड करता था, उसका प्रमुख था, ये सूबेदार था, भटिंडा को संभालता था। इसने क्या किया? इसने विद्रोह कर दिया। अल्तुतूनिया ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। इसने विद्रोह कर दिया और रजिया इसका दमन करने गई थी, अल्तुतूनिया का। रजिया इसका दमन करने गई थी, तो इसने क्या किया? रजिया को कैद कर लिया। इसने रजिया को कैद किया। रजिया को कैद कर लिया अल्तुतूनिया ने, ठीक है। तो रजिया दमन करने गई तो रजिया को कैद कर लिया गया।
फिर रजिया के आदमी आ गए और रजिया को छुड़ा लिया गया। ठीक है, बाद की बातें वो तो। रजिया, इस याकूत है ना, याकूत, ये रजिया के साथ में आया, याकूत। तो याकूत जब आता है रजिया के साथ में, तो ये याकूत इस दौरान मारा गया, रजिया के साथ में था, याकूत मारा गया। तो एक बार तो ये ध्यान रखो, रजिया को कैद कर लिया गया और याकूत मारा गया। ये याकूत कौन था? याकूत को पद दे रखा था अमीर ए अखूर। अमीर ए अखूर का पद होता था, ये अश्वशाला का हेड हुआ करता था। ठीक है, अखूर अखूर, ठीक है, इस पद पर यह था। अमीर ए अखूर कह दो, अमीर ए अखूर कह दो। कबीर अयाज खां, अयाज खां ध्यान रखो, ये लाहौर का सूबेदार था। रजिया जब गद्दी पर बैठी, लाहौर का सूबेदार, या सूबेदार को इक्तेदार भी कहते हैं, इसने रजिया के समय पहला विद्रोह किया था। रजिया जब गद्दी पर बैठी तो पहला विद्रोह इसी ने किया। और भाई रजिया के ये आदमी है, ये इक्तेदार हैं इनके राज्य में, और यही विद्रोह कर रहे हैं। तो पहला विद्रोह अयाज खां का हुआ था। बलबन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बलबन रजिया के समय कौन सी पोस्ट पे था? तो बलबन उस समय कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट पे नहीं था, अमीर ए शिकार पोस्ट पे था। तो ये थोड़ा सा आपको इनकी स्टोरी पता होनी चाहिए, एक बार देखो। एतगिन अमीर हाजी पद पर था। इल्तुतुनिया बठिंडा का सूबेदार इक्तेदार था, जिसने विद्रोह किया था, रजिया दबाने गई थी, रजिया को कैद कर लिया था और याकूत मारा गया था। यह है याकूत, जलालुद्दीन याकूत। रजिया का इसके साथ में प्रेम प्रसंग बताते हैं याकूत के साथ। अमीर ए आखूर, घुड़सवारों की जो अश्वशाला था उसका प्रमुख था ये, और रजिया का प्रेमी था, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो याकूत रजिया के साथ ही गया था इसका विद्रोह दबाने, लेकिन याकूत खुद मारा गया। ठीक है, इस दौरान बठिंडा में। और कबीर अयाज खां जो लाहौर का सूबेदार या इक्तेदार था, इसने रजिया के समय पहला विद्रोह किया था। और बलबन रजिया के समय अमीर ए शिकार पोस्ट पे था। तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि याकूत कौन सी पोस्ट पे था, बलबन कौन सी पोस्ट पे था, एतगिन कौन सी पोस्ट पे था, और बठिंडा का सूबेदार कौन था जिसने विद्रोह किया, अल्तुतुनिया जिसने रजिया को कैद किया। पहला विद्रोह लाहौर के अयाज खान ने किया था। तो ये समस्त तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं 5 आदमी रजिया के समय। अब देखो, रजिया के बाद में गद्दी पर बैठता है रजिया, जो है रजिया इधर कैद हो जाती है, और इधर मौका देखकर एक गद्दी पर बैठ जाता है उसका भाई। देखो ये रहा फिरोज। फिरोज के बाद में रजिया बैठी, रजिया उधर गई, उसका विद्रोह दबाने के लिए रजिया कैद हो गई। इसका फायदा उठाया बहराम शाह ने, और बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया है। तो अब गद्दी पर बहराम शाह बैठेगा, रजिया उधर है बठिंडा में फंसी हुई है, इधर ये गद्दी पर बैठ जाएगा। तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। रजिया मरी नहीं है, रजिया उधर कैद है। बहराम शाह का पूरा नाम है मोइनुद्दीन बहराम शाह, या बहराम शाह देख लो, बहराम शाह है। बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। तो बहराम शाह, या पूरा नाम ले इसका, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह, मोइनुद्दीन बहराम शाह है। तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है, और इसको शासक बनाने में जो मदद करता है बहराम शाह को, वो करता है एतगिन। इसकी रजिया से ज्यादा बनती नहीं है। रजिया उधर गई हुई थी, रजिया की बनती किससे थी? रजिया की बनती थी याकूत से, और याकूत तो मारा ही गया। ठीक है, तो रजिया के समय जो ये था एतगिन, ये बड़ा चालाक था एतगिन। ठीक है, एतगिन ने अपनी चालाकी का प्रयोग किया और रजिया के भाई को गद्दी पर बिठा दिया, रजिया उधर कैद हो गई। तो एतगिन की मदद से शासक बन गया।
एतगिन ने ही इसको शासक बनाया। तो बहराम शाह इस एतगिन को एक नया पद बनाकर देता है कि तू मेरी मेरा, क्योंकि पूरा वास्तव में शासन एतगिन ही चलाएगा। तो बहराम शाह एक नया पद सृजित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। नया पद सृजित, नया पद सृजित करता है, और ये पद बहुत हिट हुआ था और बड़ा ताकतवर पोस्ट इसने सृजित की एतगिन के लिए। नायब ए मुमलकत, क्या नाम था? नायब ए मुमल मुमलकत, मुमलकत नायब, इसको शॉर्ट में जनरली नायब ही कहा गया है इस पोस्ट को, कि भाई नायब यही है पोस्ट। जब वर्ड आपके नायब लिखा है ना, तो एक नायब नाम की पोस्ट गठित की, या पूरा नाम है नायब ए मुमलकत। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, नायब का अर्थ होता है प्रतिनिधि, मुमलकत सुल्तान का प्रतिनिधि, सुल्तान का प्रतिनिधि कहा गया इसे। इतनी बड़ी पोस्ट दे दी कि सुल्तान नहीं है तो सुल्तान का प्रतिनिधि ये है, इसने कह दिया, समझ लो सुल्तान ने कह दिया, इसको पावर मिली हुई थी पूरी की पूरी। तो एक बड़ी पोस्ट जो नायब मुमलकत इसने गठित की, और ये किसको दी? एतगिन को दी। तो पहला नायब बना ये, पहली बार नायब की नामक पोस्ट बनी और एतगिन को देनी पड़ी। उधर रजिया, रजिया कहां? रजिया यहां इल्तुतुनिया के पास में कैद है। रजिया, इसका प्रेमी याकूब साथ में था, मारा गया। रजिया ने भी चालाकी चली कि उधर मेरा भाई गद्दी पर बैठ गया बहराम शाह, तो रजिया ने इस इल्तुतुनिया से कहा कि तू मेरे से शादी कर ले, अपन दोनों राज करेंगे वहां पर। तो ऐसा ही हुआ। उधर रजिया ने बड़ी चालाकी अपनाई, और रजिया ने क्या गेम खेला? रजिया वहां बठिंडा का जो था अल्तुतुनिया, अल्तुनिया अल्तुनिया से क्या कर लिया? रजिया ने विवाह कर लिया। लो, इधर जोड़ी बना ली इन दोनों ने, ठीक है। इधर सुल्तान कौन था? सुल्तान इसका भाई बन चुका है बहराम शाह, सुल्तान है बहराम शाह। रजिया क्या करती है? इस पे आक्रमण करती है। अब किसको साथ लेकर आती है? अल्तुनिया को साथ में लेकर आती है, लेकिन रजिया पराजित हो जाती है। रजिया दिल्ली की तरफ बढ़ती तो है, लेकिन क्या हो जाती है? ये गुट पराजित हो जाता है। फिर इनकी रजिया वगैरह अल्तुनिया की, इनकी 1240 के अंदर कैथल के अंदर, कैथल हरियाणा में पड़ता है, कैथल के अंदर हरियाणा के अंदर डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। रजिया की और अल्तुनिया की। तो इस प्रकार रजिया खत्म हो गई, बहराम शाह गद्दी पर रहा। तो बहराम शाह गद्दी पर बैठा रहा। अब होता क्या है, बहराम शाह गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है, और इस समय मंगोलों का आक्रमण हो जाता है बहराम शाह के समय। बहराम शाह का इतिहास पढ़ रहे हैं। बहराम शाह के समय मंगोलों का आक्रमण होता है, और मंगोलों का जो नेतृत्व करता है सेना का, उसका नाम है ताहिर बहादुर। वो लाहौर पर आक्रमण करता है, और ये भारत पर पहली बार मंगोलों का आक्रमण होता है। क्योंकि आपने देखा था कि इल्तुतमिश के समय मंगोल चंगेज का भारत की तरफ आया तो था, लेकिन भारत में एंटर नहीं हुआ था, ठीक है, इल्तुतमिश के समय। लेकिन मंगोल ताहिर बहादुर जो मंगोलों का लीडर था, वो एंटर हो गया अपने, मंगोल नेता ताहिर बहादुर। तो मंगोल नेता था ताहिर बहादुर, उसने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। लाहौर पर आक्रमण करता है, मंगोलों का लाहौर पर आक्रमण होता है 1241 के अंदर। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आक्रमण, क्योंकि भारत पर पहली बार हुआ है, बहराम शाह के समय हुआ था, ध्यान रखना, भारत पर पहली बार मंगोल आक्रमण
1241 में हुआ था, बहराम शाह के समय हुआ था। और ये आक्रमण लाहौर पर हुआ था, क्योंकि लाहौर की बाउंड्री लगती है, तो लाहौर उधर, तो लाहौर पे हुआ था। अब देखो क्या हुआ, बहराम शाह का शासन कैसे खत्म हुआ। इल्तुतमिश इसका पिता याद है, इसके पिता ने 40 गुलामों का एक दल बना रखा था। तुर्कान ने चहलगानी पड़ी थी ना, उस 40 गुलामों के दल ने सुल्तान बहराम शाह पर हमला कर दिया और उसको मार दिया, उन दलों ने। तो 40 गुलामों का दल याद आ गया आपको, तुर्कान ए चहलगानी। 40 गुलामों का जो दल था, उसमें जो मेन मेन गुलाम थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। और जो सुल्तान था, सुल्तान कौन है, दिल्ली का सुल्तान बहराम शाह, बहराम शाह पर हमला बोल दिया। और बहराम शाह मारा गया, बहराम शाह को मार दिया इन लोगों ने। और ये दल हुआ विजय। फिर इन दलों ने अपनी मनमर्जी चलाई। और इन इन दलों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने आप को ही सुल्तान घोषित कर दिया था 40 गुलामों में, जिसका नाम था किसलू खां। किसलू खां ने स्वयं को सुल्तान, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, या बनना चाहता था, बनना चाहता था। लेकिन 40 गुलाम चाहते थे कि अपन में से कोई नहीं बने, क्योंकि भाई कोई दूसरे की तरक्की नहीं दे सकता 40 में से। तो 40 में से तो कोई नहीं बने, तो एक बेटा जो था अलाउद्दीन मसूद शाह है, उसको सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह, पीछे चल रहा हूं मैं इस लिस्ट को देखने के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज का लड़का अलाउद्दीन मसूद शाह 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बहराम शाह को इन 40 गुलामों ने मारकर अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बना दिया। तो लिस्ट मैंने प्रॉपर बता दी है कौन किस नंबर पे बनेगा। तो अब शासक बन गया है अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन इन 40 गुलामों ने सुल्तान बनाया रुकनुद्दीन फिरोज के लड़के अलाउद्दीन मसूद शाह को। तो अब हम अलाउद्दीन मसूद शाह का इतिहास देखेंगे। तो देखो अलाउद्दीन मसूद शाह का इतिहास देखते हैं, फिर रिवीजन अच्छे ढंग से करा दूंगा। एक बार देखो, एकदम सही और सटीक एग्जाम व्यू को लेकर चल रहे हैं, ज्ञानी बनना नहीं है अपन को। अलाउद्दीन मसूद शाह है, अलाउद्दीन, जिस प्रकार से मैंने रजिया की बात बता दी आपको एक व्यवस्थित तरीके से, बस उसी तरीके से आपको बातें ध्यान रखनी है। कुछ भी मत खरीद लेना किताब, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, नौकरी चाहते हो तो। कोई गाइड कोई किताब मत खरीद लेना, कोई आए हुए क्वेश्चनों की खरीदो, वो एक अलग बात है। बाकी और कोई गाइड किताब नहीं खरीदना अगर सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए तो। अलाउद्दीन ना किसी के नोट्स देखने हैं। शासन पर इसके अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन पर चालीसा का प्रभाव रहा। 40 मतलब वो 40 गुलामों का, तुर्कान ए चहलगानी, चालीसा का प्रभाव रहा, चालीसा का प्रभाव रहा। समझ गए ना, 40 गुलामों का जो दल है उन्होंने ही तो बनाया है इसको। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अंतिम अब्बासी खलीफा था, अंतिम अब्बासी खलीफा, अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा था अब्बासी खलीफा। खलीफा कौन होता था मैंने बताया भी था, मोहम्मद साहब के मरने के बाद में इस्लाम में जो उनकी गद्दी पर बैठा, उनका उत्तराधिकारी बना, वो खलीफा कहलाया। तो अंतिम जो अब्बासी खलीफा था, उसके इसने सिक्के भी चलाए थे। उसका नाम था अल मुस्तसीम बिल्हा, अल मुस्तसीम बिल्हा, अल मुस्तसीम बिल्हा।
अल मुस्तसीम बिल्हा। तो उसके इसने क्या चलाए, सिक्के चलाए, के नाम के सिक्के चलाए। अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा था ये, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय था, इसने उसके खलीफा के सिक्के भी जारी किए। अब लास्ट कौन है, नासरुद्दीन, लास्ट जो इनमें है, वो एक बेटा और बचा हुआ ना, नासरुद्दीन महमूद लास्ट में पड़ा था इतुलतमिश का। इसके बाद इनका खानदान खत्म हो जाएगा, बलबन आ जाएगा, फिर बलबन का खानदान आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पहला वंश गुलाम वंश है, उसमें 3 खानदान हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का खानदान, इतुलतमिश का खानदान और बलबन का खानदान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में तो 2 ही पड़े थे, अब बलबन का खान वो कुतुबुद्दीन के बाद में इतुलतमिश का चल रहा है खानदान। पूरी लिस्ट बता चुका हूं मैं, रिवीजन और कर लेंगे अभी। तो नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। नासरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बिठाता है बलबन। कौन बिठाता है, बलबन। बलबन की मदद से ही ये शासक बनता है, बलबन। 40 गुलामों में 40 ये गुलाम है ना, बलबन की मदद से शासक बनता है। बलबन इन्हीं 40 गुलामों में रहता है, बलबन अब ताकतवर होता जा रहा है, तो उसकी मदद से ही ये शासक बन जाता है। उपाधि देता है बलबन को ये नासरुद्दीन महमूद। तो कुछ तथ्य हैं, बहुत शानदार शानदार तथ्य हैं, तो वो थोड़े से देखो। बलबन को उपाधि दी जाती है, ठीक है, बलबन को उपाधि दी, बलबन को उपाधि दी उलुग खां की। तो बलबन का ही नाम उलुग खां है, बलबन को उलुग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने दी। उसके अलावा नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक अच्छा खासा पद भी दिया, नायब ए, जो मुमलकत का पद था, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, नायब ए मुमलकत का पद दिया बलबन को। ये पद आपको मैंने बता दिया है कि ये पद किसने शुरू किया था, नायब का पद या नायब ए मुमलकत का पद बहराम शाह ने शुरू किया था, और एतगीन को पहली बार दिया था। यह सबसे बड़ी, राजा के बाद, सुल्तान के बाद सबसे बड़ी पोस्ट थी जो बलबन को नासरुद्दीन ने दी है। उसके अलावा नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को छत्र धारण करने की भी अनुमति दी, जो एक राजा ही धारण करता था। तो इतना ताकतवर हो चुका था बलबन, इन 40 लोगों में ही था, रजिया के समय भी था, क्योंकि 40 ये गुलाम थे किसके, रियल में इतुलतमिश के थे ना, उन 40 गुलामों में बलबन था। तो बलबन तो हर के समय रहा, रजिया के समय रहा, रुकनुद्दीन के, मसूद शाह, किसी के समय वो बलबन रहा, लेकिन ताकतवर वो जाके नासरुद्दीन महमूद के समय बना, ठीक है। बलबन ने क्या किया, बलबन बड़ा तेज आदमी था, बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे। बलबन ने भी, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से कर दिया, इसको जवाई बना लिया। पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। तो देखो बलबन को ये चीजें मिली, बलबन को उलुग खां की उपाधि मिली, नायब मुमलकत का पद मिला, छत्र धारण करने की अनुमति मिली, और बलबन ने भी इससे वैवाहिक संबंध, बलबन इसका ससुर बन गया नासरुद्दीन महमूद का। नासरुद्दीन महमूद एक सिंपल जीवन यापन करता था, ज्यादा तड़क भड़क में नहीं रहता था, इसलिए इसका उपनाम पड़ गया, इसे कहा जाता है दरवेश राजा। दरवेश राजा, दरवेश राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकदम सिंपल जीवन यापन करता था, दरवेश राजा कहा जाता है इसको, साधारण जीवन जीने के कारण।
नासरुद्दीन महमूद साधारण जीवन जीता था, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये ना अपना जो खुद का पर्सनल खर्चा चलाता था, ये कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था, फोटोकॉपियां लिखता था हाथों से उतार उतार कर, और जो उनसे आय होती थी उससे अपना खर्चा चलाता था। ये इसामी ने भी लिखा है। इसामी इसामी ने लिखा है कि जो यह है, यह शासक जो है, यह है कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर जो आय होती थी उससे अपना खर्चा चलाता था। तो इतना सिंपल जीवन ये जीता था। ठीक है। तो पहले इसने नायब मुमलकत के पद पर किसको रखा था? बलबन को भी रखा। एक इसके इस पद पे रहा हुआ है नायब ए मुमलकत। जो ये पोस्ट है, बड़ी पोस्ट थी भाई, सुल्तान के बाद में बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी ये। तो इस पोस्ट पर इसने रखा था रेहान को। इस रेहान के बारे में जानो, इतिहास में चर्चित नाम है ये इसी का नायब हुआ करता था। नायब कर दो या नायब ए मुमलकत कर दो, ये भारतीय मुसलमानों का नेता हुआ करता था। भारतीय मुसलमान कौन होते हैं? वो मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं, जो इंडिया में बने, विदेशी नस्ल नहीं थे। भारतीय मुसलमानों का लीडर था ये। भारतीय मुसलमानों ने सत्ता प्राप्त करने का प्रथम प्रयास इस रेहान के नेतृत्व में किया था। भारतीय मुसलमानों ने सत्ता प्राप्त करने का प्रथम प्रयास किया इसके नेतृत्व में। रेहान ने विद्रोह कर दिया और सत्ता पाना चाहता था ये। ठीक है। लेकिन इसको हटाकर वापस बलबन को, एक बार बलबन पहले था, इसको हटाकर पुनः बलबन को ही वापस बनाया गया। तो इस प्रकार बलबन की पूरी दादागिरी चली यहां पे। एक बार बलबन को नायब से हटाया भी गया था, लेकिन वापस बना दिया गया क्योंकि रेहान जो था वो विद्रोही प्रवृत्ति का हो चुका था। तो अब इतुलतमिश का खानदान अपन वापस देख लेते हैं, पूरा का पूरा, चीजें होगी, समझ में आएगी। ये देखो, इधर ध्यान दो सभी। इतुलतमिश, नासरुद्दीन महमूद उसका लड़का, रजिया उसकी लड़की, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम शाह और नासरुद्दीन महमूद उसके लड़के हैं। नासरुद्दीन महमूद दो हो गए हैं, ध्यान रखना। बड़ा लड़का तो गद्दी पर बैठा नहीं क्योंकि ये पहले ही मर चुका था। इतुलतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, उसके बाद में रजिया बेटी, फिर रजिया, देखो फिरोज को मरवा के ये रजिया बेटी थी। रजिया आ गई थी ना जनता के सामने कि मुझे बना दो, और न्याय मांगा था। और ये बहराम शाह बना बाद में। रजिया जब उधर बठिंडा में कैद हो गई थी तो बहराम शाह बन गया। और फिर बहराम शाह को हटाकर उन 40 ने इस अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया, और इसके बाद में नासरुद्दीन महमूद बन गया। तो ये इनका क्रम रहा है। थोड़ी रजिया की स्टोरी जानो। ग्वालियर अभियान के समय इतुलतमिश ने इसे दिल्ली का भार सौंपा था। ग्वालियर अभियान पे जब गया था तब इतुलतमिश ने दिल्ली का भार किसको सौंपा था? रजिया को। और रजिया को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया अपना आने के बाद में। तो रजिया के नाम के टंके सिक्के भी चलाए। यानी ये ग्वालियर अभियान में गया तो रजिया ने बहुत अच्छा हैंडल किया, तो इसने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, और रजिया के सिक्के भी चलाए थे। ये तो कभी बना ही नहीं ना, ये तो पहले ही मर गया था।
अब देखो, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। रुकनुद्दीन फिरोज सरकशिका मां शाह तुर्कान, 7 माह तक ये शासक रहा। कोई खास बात नहीं है। रुकनुद्दीन फिरोज, इसकी मां ने शाह तुर्कान ने इसको गद्दी पर बिठा दिया, ये गद्दी पर बैठ गया। अब रजिया तेज थी। रजिया ने क्या किया, शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र जो न्याय के प्रतीक होते हैं पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। आ गई दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र की, न्याय दो मुझे, मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था। दिल्ली की जनता ने इसको सुल्तान घोषित कर दिया। यह पहली बार हुआ था कि दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के विषय में निर्णय लिया था। रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवा दी गई। दिल्ली की पहली व अंतिम महिला शासक है। कुब्बा व कुल्हा पहनकर आती थी, कोट और टोपी पहनकर आती थी। उपाधि है उम्दत उल निस्वा, मोस्ट क्वेश्चन है। उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। मिन्हाजुल सिराज ने लिखा, सुल्तान बनने के सभी प्रशंसीय गुण उसमें थे, लेकिन वो एक महिला थी तो वो गुण उसके किसी काम के नहीं थे। अब देखो, रजिया के समय ये मेन आदमियों की स्टोरियां देखो। एतगिन, इल्तुतुनिया, जलालुद्दीन, याकूत, कबीर, अयाज खां और बलबन, ये रजिया के समय हुआ करते थे मेन आदमी। एतगिन अमीर हाजी पद पर था। अल्तुनिया भटिंडा का सूबेदार था जिसने विद्रोह कर दिया था। रजिया दबाने के लिए गई थी, रजिया को कैद कर लिया गया और याकूत मारा गया। यही है वो याकूत जो मारा गया था। अमीर ए आखूर पद पर था ये, और रजिया का प्रेमी था। अयाज खां जो लाहौर का सूबेदार था जिसने रजिया के समय पहला विद्रोह किया था। और बलबन रजिया के समय अमीर ए शिकार पोस्ट पर था। ध्यान रखना रजिया के समय कौन सी पोस्ट पे था। अब रजिया इधर कैद हो गई है और ये चालाक है एतगिन, ठीक है। ये एतगिन क्या करेगा, ये इस रजिया तो इधर कैद है, इसके भाई को गद्दी पर बिठा देगा दिल्ली की, बहराम शाह को। बहराम शाह या मोइनुद्दीन बहराम शाह है। एतगिन की मदद से शासक बन गया। तो बहराम शाह को एतगिन ने बनाया तो एक नई पोस्ट सर्जित की इसने, नायब ए मुमलकत। ये नायब की पोस्ट सुल्तान का प्रतिनिधि कहलाता है। एतगिन को बनाया, एक बहुत बड़ी पोस्ट बना दी इसने। इधर रजिया उस अल्तुतुनिया की कैद में थी लेकिन उससे विवाह कर लिया, विवाह करके और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया बहराम शाह। लेकिन रजिया पराजित हुई। 1240 में कैथल में डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी, अल्तुनिया की भी कर दी। मंगोल नेता ताहिर बहादुर ने लाहौर पर आक्रमण किया था 1241 में। यह भारत में पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ, बाद में तो खूब हुआ, लेकिन पहली बार 1241 के अंदर ताहिर बहादुर ने किया था। बहराम शाह उस समय दिल्ली का शासक था। भाई लाहौर आता तो दिल्ली के अंडर ही था। 40 गुलामों का दल इस बहराम शाह को मार देता है और ये 40 गुलामों का दल विजय होता है। किसलू खां इनमें से एक था जो सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन 40 ने नहीं बनने दिया उसको। लेकिन सुल्तान बनाया गया अलाउद्दीन मसूद शाह को। गद्दी पर बैठ गया अलाउद्दीन मसूद शाह। 40 का प्रभाव रहा पूरा, क्योंकि 40 ने बनाया। अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम बिल्हा के नाम से सिक्के चलाए। नासरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, जिसको बलबन ने मदद करके गद्दी पर बिठाया। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उपाधि दी उलुग खां की। बलबन को सबसे बड़ी पोस्ट दी नायब ए मुमलकत की, छत्र धारण करने की अनुमति दी। और बलबन ने भी अपनी बेटी का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। इसे दरवेश राजा कहते हैं। नासरुद्दीन महमूद को साधारण जीवन जीता था। इसामी लिखता भी है कि ये कुरान की प्रतियां लिखकर जो आय होती थी, लिख लिख के उतार के बेचता था, तो उससे जो आय होती थी उससे अपना खर्चा चलाता था। नायब ए मुमलकत पोस्ट पर बलबन था। बलबन को हटाकर इस रेहान को बनाया गया था, जो कि भारतीय मुसलमानों का लीडर हुआ करता था। इंडियन मुसलमान वो जो भारतीय कन्वर्टेड लोगों का नेता था। भारतीय मुसलमानों ने सत्ता प्राप्त करने का यह पहला प्रयास रेहान के नेतृत्व में किया था, लेकिन इसको हटाकर पुनः बलबन को बना दिया गया। यह है इसका वंश।